कमोडिटी मार्केट में जो सबसे ज़्यादा फोकस आज भी रहेगा वो चांदी की कीमतों पर रहेगा, क्योंकि चांदी में भारी बिकवाली दिख रही है। 1,75,000 रुपए से ज़्यादा चांदी अब सस्ती हो चुकी है। चांदी का भाव 2,42,000 रुपए तक फिसल चुका है। 4,20,000 रुपए के ऊपर का नया हाई लगा था पिछले हफ्ते, और वहां से देखिए तो करीब करीब 1,78,000 रुपए नीचे चांदी के भाव आ चुके हैं। भारी भरकम गिरावट, आज भी 9% की गिरावट चांदी में दिख रही है। लेकिन अब सवाल है कितनी और गिरावट बची हुई है, क्या करना चाहिए यहां से? इन तमाम सवालों को आज जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ 5 मेहमानों का पैनल है। दिव्या गगलानी एक्सिस सिक्योरिटीज से, बिटूपन मजुमदार है bmazumdar.com से, सब्यसाची रे हैं ईडी हैं जीजे ईपीसी से, और साथ ही एमके धानुका भी होंगे, धानुका एग्रीटेक के, और साथ ही देश की लीडिंग ज्वेलरी कंपनी सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स के एमडी और सीईओ शुभांकर सेन भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला। सबसे पहले शुभांकर सर, आपके पास आ रहा हूं। सर, बुलियन इंडस्ट्री के लिए तो कुछ खास यहां पर ऐलान तो नहीं हुए हैं, और लेकिन सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को लेकर जो नया टैक्स नियम आया है उसमें कहा गया है जो पुराने, जो मूल रूप से जिसने आरबीआई से डायरेक्ट खरीदी होगी उन्हीं को कैपिटल गेन टैक्स का फायदा मिलेगा मैच्योरिटी तक होल्ड करने पर। हालांकि आपकी इंडस्ट्री की तरफ से उम्मीद थी कि इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाए, लेकिन यहां पर किसी भी तरह के कोई बड़े फैसले यहां पर होते हुए नहीं दिख रहे हैं। बजट को शुभांकर सर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बजट को अगर ओवरऑल तौर पे देखा जाए तो बजट लॉन्ग टर्म आत्मनिर्भर भारत और भारत का इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ लेवल में ले जाने के लिए आई थिंक दैट जहां जहां फोकस करना था, टेक्नोलॉजी में, स्किल में, ये सारी चीजों में फोकस किया गया है। हालांकि हाँ, वो एसटीटी टैक्स लग के थोड़ा सेंटिमेंट सबका नेगेटिव हो गया, मगर जिस हिसाब से मार्केट में वॉलेटिलिटी है और लोगों को नहीं चाहिए कि अननेसेसरी स्मॉल लोग ट्रेडिंग में ह्यूज लॉसेस करें, तो इस हिसाब से। मगर एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा फ्रॉम द ज्वेलरी इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव कि एसईजेड में जो अभी एक फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए हैं बजट में, जहां पे अनाउंस किया गया है कि एसईजेड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके डोमेस्टिक सेल्स भी किया जा सकता है, ताकि जो वर्ल्ड में टैरिफ के चक्कर में जो एक्सपोर्ट थोड़ा डाउन है, तो वही टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी यूज फॉर डोमेस्टिक यूज। ये हम लोगों का इंडस्ट्री की तरफ से बहुत दिन से एक रिक्वेस्ट था गवर्नमेंट के लिए, एंड आई थिंक ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है ताकि हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग जो एबिलिटी है उसको ही सस्टेनेबल तरीके से आगे लिए जा सकते हैं। तो इस हिसाब से आई वुड से दैट टायर 2, 3, 4 टाउन्स एंड सिटीज में फोकस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा चीज जो है मे बी इमीडिएटली इसका बेनिफिट लोगों को नहीं दिखेगा, मगर ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर 2 ईयर इसका अच्छा खासा बेनिफिट आई थिंक कंजम्पशन लेवल में भी और इन्वेस्टमेंट लेवल में भी दिखना चाहिए। हाँ, इंडस्ट्री के लिए वो ड्यूटी कट जो एक्सपेक्टेशन था हुआ नहीं है, या गोल्ड के ऊपर अगर स्पेशल कुछ लिया जाए कि कस्टमर्स के घर में जो ओल्ड गोल्ड पड़ा हुआ है उसको हम लोग किस तरीके से और अच्छे तरीके से यूज कर पाए, ये सारे एक्सपेक्टेशंस थे। पर आई थिंक वो धीरे धीरे, अगर इकोनॉमिक सर्वे देखे तो गोल्ड सिल्वर इसका इंपॉर्टेंस को लेके गवर्नमेंट बहुत कुछ सोचे हैं, बट आई गेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे और स्टेप्स गवर्नमेंट लेते रहे। ओके, सब्यसाची जी, आप इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं इंडस्ट्री के लिहाज से? देखिए, हमारा ये जो बजट है ये एकदम हमारा इंडस्ट्री फोकस्ड बजट है हमारा हिसाब से, और हमारा जो इंडस्ट्री है उसके लिए जो कार्यक्रम ये लिया गया है, एसएमई जो है, क्योंकि हमारा इंडस्ट्री आप जानते हैं कि बहुत स्मॉल जो ज्वेलर्स है, कारीगर है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए जो स्कीम गवर्नमेंट ने लिया है वो एकदम तौबा है। आप देखिए, 10,000 करोड़ रुपया का एक फंड क्रिएट किया है, 200 क्लस्टर को वो लोग सुधार लेंगे वो लिया है, 2,500 करोड़ का एक रिस्क गारंटीड फंड किया है। ये सब लेके जो ये इंडस्ट्री में जो कारीगर है, जो स्मॉल ज्वेलर है, जिसका जो काम करने वाला है, उनके लिए बहुत बड़ा एक स्कीम लाया गया है। और भी जो आप देखेंगे कि वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो इंडस्ट्री में जो है, अभी आप जो बात कर रहे थे कि इंडस्ट्री में सब लोग सोचा कि इस बार ड्यू टू द करेंट अकाउंट डेफिसिट शायद कोई इंपोर्ट ड्यूटी का बढ़त हो सकता है। जो इंपोर्ट ड्यूटी का सेम लेवल में रखा, वो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक डिसीजन है, और उसके लिए एटलीस्ट हमारा कंट्री में तो प्राइस स्टेबिलिटी है जो वो बरकरार रहेंगे। तो ये जो है, ये 2 चीज बहुत बड़ा हुआ है, जिसके लिए हमारा कंट्री में जो हमारा जो टोटल बिजनेस का
जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलिए, जो स्मॉल कारीगर्स के हाथ में जो पैसा आएगा, उनका जो सुधार होगा, वो सब में हमारा हिसाब से हमारा प्रोडक्ट के लिए ये मार्केट में बहुत सुधार डोमेस्टिक आएगा। एक्सपोर्ट के लिए वो भी बहुत सारा कुछ लिया गया है, जैसे एसीजेड का जो है वो हमारा कंट्री में बेचने के लिए, तो वो जो इंपोर्ट ड्यूटी का राहत जो दिया है वो एक बड़ा चीज है जो दिया गया है। और कस्टम्स का जो प्रोसीडियर में सुधार लाया गया है, ये जो टोटलिटेरियन जो हमारा सेक्टर के लिए हम लोग जो सरकार से मांगा था, मोस्ट ऑफ द चीज सरकार ने कर दिया है। ये इसी के लिए हम लोग एक प्रोग्रेसिव बजट के जरिए हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो ब्रॉडर तौर पे देखें तो हुआ क्या है कि एसईजेड और घरेलू बाजार के लिए जो छूट मिली है उसमें कहा गया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो यूनिट्स हैं उसमें घरेलू टैरिफ एरिया डीटीए में रियायती दरों पर माल की सप्लाई करनी जाएगी और इसके लिए एक मुश्त एक सुविधा भी दी गई है। साथ ही ई कॉमर्स का जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा दिया गया है, यानी कुरियर के जरिए जो एक्सपोर्ट होने वाले हैं उसकी जो 10 लाख की सीमा थी उसे हटा दिया गया है। और एमएसएमई और छोटे ज्वेलर्स ब्रांड्स को जो ग्लोबल लेवल पर सीधे बिक्री करना चाहते हैं उनके लिए एक फायदे की खबर, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और तीसरा जो रे साहब कह रहे थे कि कस्टम्स के रिफॉर्म्स इंडस्ट्री के लिए डिजिटल अप्रेजल, ट्रस्ट बेस्ड प्रोसेस और जो आसान क्लियरेंस की जो बातचीत की गई है उसमें जो काम में जो देरी होती थी, कॉस्ट ज्यादा हो जाते थे, ये सारे सुधार यहां पर दिख रहे हैं। और साथ साथ एक और सुधार हुआ है डिजाइनिंग पर फोकस। देश में एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भी बनाने का प्रस्ताव है जिससे ज्वेलरी सेक्टर में बेहतर डिजाइनिंग और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी। और इसको लेकर जीजेपीसी से हमें पिछली बार चेयरमैन सर से बातचीत भी हुई थी, तो इसको लेकर बड़े प्लान्स भी है क्योंकि लगातार जिस तरह से ट्रेड डील हो रहे हैं अलग अलग देशों के साथ, उसका फायदा आने वाले समय में भारत के जेम ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स को मिलेगा। आखिरी सवाल आपसे रे साहब होगा, ये जो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को जो बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये कितना बड़ा चंक होगा सर आपकी इंडस्ट्री के लिए? देखिए, एक चीज आप लोग को समझना चाहिए कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट और B2B एक्सपोर्ट का क्या डिफरेंस है। जो आड़तिया के लिए जो प्राइस होता है, जो जो होलसेल प्राइस जो होता है और रिटेल प्राइस जो होता है, उसके बहुत बहुत बड़ा एक अंतर होते हैं। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट मतलब आपका रिटेल एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो सारा दुनिया का जो ग्राहक है आपका ग्राहक हो गया एक ही लफ्जों में, तो वो एक बड़ा सा एक जो अपॉर्चुनिटी है वो लेके आता है। उसी के लिए हमारा इंडस्ट्री के लिए जो है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा इंडस्ट्री हम लोग कारीगरी को बाहर में बेचते हैं, तो कारीगरी के जरिए जो हमारा कंट्री में जो बाजार नहीं मिलता है, जैसे हमारा कंट्री में क्या होता है, आप सोने का कितना प्राइस है, उसके ऊपर कितना मेकिंग चार्जेस है, वो करके हम लोग इधर पर ज्वेलरी बेचते हैं। लेकिन फॉरेन में तो ऐसे बेचते नहीं है, उधर पीस लेवल प्राइस होता है। आप देखिए कार्टियर बोलिए, बुशरन बोलिए, आप लोग कैसे खरीदते हैं, जो पीस का प्राइस है उसका जरिए आपको खरीदना पड़ता है। तो ये जो रिटेल पीस बेस्ड प्राइस है, इसके लिए ये एक बड़ा सा सुधार होगा कि बाहर से जब आदमी खरीदता है, आप उधर पर खाली प्राइस लिख देते हैं कि ये ज्वेलरी पीस का ये प्राइस है, तो उसमें जो हमारा कारीगरी का जो दाम जो मिलना चाहिए वो बहुत मिलता है। क्योंकि गोल्ड तो हम इंपोर्ट करते हैं, डायमंड हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा जो स्किल है, स्किल को ही एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए ये जो ई कॉमर्स का हमारा सेक्टर के लिए इट्स अ बिग बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज है। और सारा दुनिया आपका ग्राहक बन जाते हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट जो जो सुधार लास्ट 2-3 साल में लाए हैं, और ये जो बड़ी एक मात्रा में जो इस बार एक सुधार लाए, क्योंकि आप ये भी देखिए कि हमारा सेक्टर के लिए 10 लाख का जो मात्रा है, ऊपर का जो सीमा रेखा है, वो हटा दिया। मतलब क्या है, एक ज्वेलरी क्या है, 20 लाख 30 लाख का ज्वेलरी कुछ ही नहीं है। तो वो एक चीज है, उसको हमारे सेक्टर के लिए वो बहुत बड़ा होगा। और जो रिपेयर के लिए जो बाहर से जो इधर पर लाने का प्रावधान दिया है, जो आप बेचते हैं, सपोज वो आप समझते हैं कि ई कॉमर्स का सबसे बड़ा सुविधा क्या है कि आप ऑर्डर दे दीजिए, आपको अच्छा नहीं लगा तो आपको रिटर्न हो जाता है। वो रिटर्न का भी जो सुविधा इस बार कस्टम ने दिया है, जी जी, सब कुछ मिलके ये हमारे सेक्टर के लिए बहुत बड़ा एक स्टेप है, कदम है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया रे साहब, आपने वक्त निकाला एक अहम दिन में बजट के ठीक बाद, और इंडस्ट्री के लिए जो कुछ सरकार ने बजट में ऐलान किए हैं उससे आप लोग काफी ज्यादा पॉजिटिव यहां पर दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुभांकर सर, आपसे अब एक आखिरी सवाल होगा। सोने और चांदी को लेकर दाम तो काफी कम हो गए, तो लोग यही सुनना चाह रहे हैं कि क्या और गिरावट की आशंका तो यहां पे नहीं है? ऑलरेडी इतनी गिरावट, चांदी देखिए अपने रिकॉर्ड से करीब करीब 1,80,000 रुपए नीचे आ चुकी है, सोना करीब करीब 40,000 रुपए नीचे रिकॉर्ड से आ चुका है। क्या लग रहा है सर, ज्वेलरी डिमांड अब बढ़ने वाली है, वापस से लोगों को लगेगा कि ये अच्छा मौका है? क्या कुछ हो सकता है सर मार्केट में?
हाँ, मैं तो यही बोलूंगा कि जिन लोगों को सामने में वेडिंग्स है, जिन लोगों को खरीदने का प्लानिंग है, ये जो एक मतलब हिस्टोरिकल करेक्शन लिया गया है जहाँ पे सिल्वर में ऑलमोस्ट 30-35% गिरावट आ गई और गोल्ड में भी ऑलमोस्ट 15 से 18% गिरावट आ गई। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों को खरीदने का प्लान है उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए। और यस, आप जो पूछ रहे हैं कि इससे और कितना गिरावट आ सकता है, मेरे हिसाब से जिस हिसाब से $5,400 से $4,600 अभी चल रहा है, सो ऑलमोस्ट $800 का गिरावट आ जाना इन अ मैटर ऑफ 7 डेज इज अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी। मे बी और $50-100 तक नीचे आ सकता है। $4,500 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो 4,550, तो $50-60 का और नीचे की तरफ हम लोग देख सकते हैं। और सिल्वर में भी अभी 77 चल रहा है, तो 75 या 72 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मगर लग नहीं रहा है कि ये जो करेक्शन, अब देखो कहीं कहीं हेजिंग का जिन लोगों को करना है उन लोगों का पोजीशंस कट हो रहा है। मार्जिन्स का जो परसेंटेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूएस में, चाइना में, अपना इंडिया में, वो सब बढ़ गया। को लोगों को फोर्सफुली उनका भी पोजीशन रिड्यूस करना पड़ रहा है। ये सारे चीज लेके लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई गोल्ड सिल्वर सब देखे हैं। तो ये एक बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन है। इट इज नॉट अ वेरी स्टेबल सिचुएशन। बट मैक्रो इकोनॉमिकली अगर देखा जाए, रशिया यूक्रेन वॉर या ईरान में क्या होने वाला है, ये सब जो जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म नहीं हुआ है, तो जब तक ये सॉल्व नहीं होता है वो बुलिश टेंडेंसी रहेगा। तो जिनका मतलब मन में है कि खरीदना है, दीज लेवल्स आर गुड लेवल्स टू बाय एन एवरेज। ओके, तो बढ़िया लेवल आपके लिए आ गए हैं क्योंकि काफी तेजी से गिरावट आई है। लंबी अवधि का नजरिया है तो आपको अब तनाव लेने की जरूरत नहीं। हो सकता है यहाँ से 5-10% चांदी जैसी कमोडिटी फिसल भी जाए, लेकिन एक मौका भी तो आपको मिल रहा है लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर एवरेज करने का। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांकर सर आपका और सव्यसाची रे आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। चलिए अब आगे जब लौटेंगे ब्रेक के बाद तो हमारे साथ एम के धानुका भी होंगे। धानुका एग्री के चेयरमैन है और साथ ही बिडूपन जी हैं और साथ ही दिव्या गगलानी भी हैं, उनसे भी चर्चा शुरू करेंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। बिटूपन जी, सर वक्त कम है इसके लिए माफी चाहूंगा। 30 सेकंड में सर सोने और चांदी पे आप अपनी नई राय दे दीजिए, अपना रेंज प्लीज बता दीजिए। गोल्ड एंड सिल्वर में फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है। जो सेलिंग आया है इज बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी कॉन्सर्न्स। मार्केट में बस थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में पैनिक है। अगर डर लग रहा है बड़े कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने के लिए तो गोल्ड के पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बाय कर सकते हैं बाजार। और मुझे लग रहा है अभी देखिए शॉर्ट टर्म थोड़ा सा स्टेबल होके मार्केट शुड रिकवर। 1-2 दिन का कहानी है, थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन जो अंडरलाइंग टोन है बुलिश ही रहेगा। फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं है तो बाय करना चाहिए मेरे हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर डिप्स में। गोल्ड सिल्वर बाई करना चाहिए, ये बिटूपन जी ने कह दिया है, तो लेवल्स बता दीजिए। आपको भी लग रहा बाई करना चाहिए दिव्या जी? गोल्ड के बारे में बात करूँ तो ऑलरेडी रही ओवर स्ट्रेच थी, तो जो करेक्शन आए अच्छा अपॉर्चुनिटी बाय करने का। अगर प्राइसेस गोल्ड मिनी में 138,500 करीब आता है तो वहां पे हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 1,36,700 का रखे और टारगेट जो है ऊपर में 1,42,000 का मेंटेन करें। और सिल्वर एज ऑफ नाउ काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। $75 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है कॉमेक्स में, अगर उसका ब्रेकडाउन होता है तो हमें $70 के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ सिल्वर हम लोग अवॉइड कर सकते हैं और करेक्शन आता है तो वहां पे नीचे के लेवल में बाय करें हम। ना खरीदे ऐसा दिव्या को लगता है, लेकिन गोल्ड खरीद सकते हैं। लेवल्स स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिएगा। मेटल्स में क्या पसंद है, छोटा जवाब दीजिएगा बिटूपन सर। मैं फिलहाल के लिए मैं अवॉइड करने के लिए कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है और इसलिए मैंने गोल्ड में भी जो रिकमेंडेशन दिया गोल्ड पेट्रोल दिया है। तो बाकी काफी वोलेटिलिटी में इन्वेस्टर्स स्टक हो जाते हैं। तो फिलहाल मेरे हिसाब से मेटल्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करके फिर बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए स्टे अवे फ्रॉम बेस मेटल्स। बिटूपन जी, लेकिन नेचुरल गैस 18% टूट गया, क्या हुआ सर? नेचुरल गैस और गिर सकता है क्या? नेचुरल गैस में सर थोड़ा सा और गिरावट हो सकता है। 334 के आसपास भाव है, 325 320 के आसपास आ सकता है। एग्जैक्टली नेचुरल गैस 330 से बाउंस बैक आया था 400 के आसपास, फिर वोलेटिलिटी हुआ। तो मुझे लग रहा है 320 या 315 के आसपास थोड़ा बेस बन के एक बार बाउंस हो सकता है टुवर्ड्स 345 टू 350। दिव्या जी, आप बता दीजिए मेटल्स और नेचुरल गैस के लेवल्स बता दीजिए आज। मेटल्स में अच्छा करेक्शन आया तो मेरे हिसाब से कॉपर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट कवरिंग वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कॉपर में करेक्शन अगर आता है 1190 के करीब तो वहां पे हम बाई करें। स्टॉप लॉस है उसमें 1170 का रखे और टारगेट जो अपन 1220 का रखे। एल्यूमिनियम की अच्छी अपॉर्चुनिटी बाई करने के लिए अराउंड 302 के लेवल पे स्टॉप लॉस है 299 का रखे। टारगेट जो अपन 207 का 307 का मेंटेन करे। नेचुरल गैस की मैं बात करूँ तो
वेदर जो फोरकास्ट चेंज हुआ है तो उसके असर डिमांड इम्पैक्ट हो सकती है। तो नेचुरल गैस का जो पुट ऑप्शन है 340 का वो बाय करे अराउंड 30 रुपीज, स्टॉप लॉस 25 का रखे और टारगेट जो ऊपर में 35 का मेंटेन करे। चलिए, शुक्रिया आपका दिव्या गगलानी जी, विठुपन जी, आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया। अब चलते हैं एमके धानुका सर के पास। धानुका एग्रीटेक के चेयरमैन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और माफी भी चाहूंगा आपके पास आने में देरी हो गई। बजट में सर आपने क्या डिकोड किया है, क्या कुछ था एग्री बजट में इस बार? देखिए, माननीय वित्त मंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में 1,51,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कृषि का बजट 1,61,000 करोड़ रुपए कर दिया है, जिसमें कि लगभग 7% की वृद्धि की है। लेकिन क्योंकि 50% से ज्यादा जनसंख्या जो है कृषि पे निर्भर है, इसलिए कृषि के लिए और ज्यादा बजट एलोकेशन होता तो ज्यादा अच्छा होता। इसके अतिरिक्त जो गवर्नमेंट का फोकस जो है वो हाई वैल्यू क्रॉप्स के ऊपर में ज्यादा है, जैसे कि चंदन, अखरोट, काजू और नारियल। इन क्षेत्रों के अंदर में खेती को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट जो है वो काफी अच्छा काम करने की बात कर रही है। शी मार्ट जो एक ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए गवर्नमेंट स्कीम लेके आई है, जिससे ग्रामीण महिलाएं अपने पैरों के ऊपर में खड़ी हो सकेंगी, ये एक बड़ा अच्छा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। और उसके अतिरिक्त जो 20,000 कृषि चिकित्सक, पेशेवर कृषि चिकित्सक जो है वो डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, ये बड़ा अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। और 500 जो है तालाब मछली पालन के लिए गवर्नमेंट डेवलप करेगी। ये कुछ कृषि से रिलेटेड जो है गवर्नमेंट के काफी अच्छे इनिशिएटिव इस बजट के अंदर में आए हैं। पुट साइड की अगर बात करें, क्योंकि आप उसमें डील करते हैं, क्या लग रहा है, क्या आप लोगों को इस बार कुछ निराशा हाथ लगी है? जो उम्मीदें होनी थी आप लोगों की वो पूरी नहीं हुई इस बार बजट में? ठीक है, जो हमारी कंपनी है वो एग्रोकेमिकल्स के ऊपर में डिपेंडेंट है और उसमें जीएसटी जो है बाकी एग्री इनपुट से ज्यादा है। तो वो हमारा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट थी कि 18% से जीएसटी घटा के 5% जो कि बाकी एग्री इनपुट्स के ऊपर में है वो लेके आए, लेकिन वो हमारी डिमांड गवर्नमेंट ने नहीं पूरी की है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला बजट के दिन। आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। आज बजट का शो था, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं था, उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा। चलिए, इसी नोट पर मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो वायदा बाजार का पूरा एक्शन होगा आपके लिए। जल्द लौटते हैं। नमस्कार।